अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा कि म्यूटेशन होता क्या है, उसके टाइप्स। तो आज हम देखेंगे कि जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो होते हैं एक्चुअली म्यूटेशन की वजह से, चाहे वो म्यूटेशन क्रोमोसोम में हो या वो म्यूटेशन जीन में हो, तो उनकी वजह से कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंसानों में होते हैं। तो आज जो ये टॉपिक है हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी यानी कि आपका जो बोर्ड का सिलेबस और आपका जो नीड के ओरिएंटेड है उसी के हिसाब से लेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक्चुअली होते क्या है बेटा, ये वो डिसऑर्डर्स है जो होते हैं एक ह्यूमन में जब उनके अंदर क्रोमोसोम को या जब उनके अंदर जीन को म्यूटेशन होगी। लास्ट के लेक्चर में जब मैंने वो फ्लो चार्ट दिखाया था आप लोगों को, मैंने आपको बोला कि जब एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगी, जब एक क्रोमोसोम का साइज, शेप, स्ट्रक्चर या नंबर चेंज होगा, उसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स या कौन कौन से सिंड्रोम्स होते हैं ह्यूमंस में। इसी तरीके से अगर एक जीन का साइज चेंज होगा, अगर एक जीन का फ्रेम जो है रीडिंग चेंज होगी, अगर कोडॉन्स में चेंज आ जाएगा, या अगर जीन के साइज या शेप या स्ट्रक्चर में चेंज होगी, उनकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे। सो इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये एक्चुअली वो सिंड्रोम्स है, ये एक्चुअली डिजीजेस है जो होते हैं ड्यू टू द जीन्स, जो होते हैं ड्यू टू जीनोम्स, जो होते हैं ड्यू टू क्रोमोसोम्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये है दो तरह की, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा है मेंडेलियन और जीन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मींस जब एक क्रोमोसोम का साइज, एक क्रोमोसोम की शेप या एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर क्रोमोसोम का साइज चेंज होगा, अगर क्रोमोसोम की शेप चेंज होगी, अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, या अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, उनकी वजह से जो ह्यूमंस के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो सिंड्रोम्स होते हैं, जो डिजीजेस होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। So those genetic disorders which occurs due to the change in the structure of a chromosome or change in the number of a chromosome is known as chromosomal disorders. So मेरे बच्चों, हमने पढ़ा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेजन्स और दूसरा जिन्हें हम बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। यानी कि जो क्रोमोसोमल एब्रेजन्स होते हैं ये वो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, और जब एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा वी कॉल इट एज एन एन्यूप्लाइडी। तो यहां इस कैटेगरी में हम देखेंगे पहले वो सिंड्रोम्स, पहले वो डिजीज जो होते हैं ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेजन्स, यानी कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो इंसानों में होते हैं ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जब एक क्रोमोसोम की शेप चेंज होगी, जब एक क्रोमोसोम का साइज चेंज होगा, जब एक क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, उन डिसऑर्डर्स को हमने नाम रखा है क्रोमोसोमल एब्रेजन्स। So those disease, those syndromes which occurs due to the change in the structure of a chromosome are known as chromosomal aberrations. तो पहले हम देखेंगे कौन कौन है क्रोमोसोमल एब्रेजन। इसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, आपकी एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से देखेंगे, पहला है क्राई डू चैट सिंड्रोम। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बार मैंने आपको बोला, तो या लास्ट के लेक्चर में भी मैंने आपको बोला क्राई डू चैट सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसा सिंड्रोम जो होता है किसकी वजह से, ड्यू टू डिलीशन। पढ़ा है हमने लास्ट के लेक्चर में, मैंने आपको बोला जब एक क्रोमोसोम का साइज यानी कि जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होगा, यानी कि एक पार्ट जो क्रोमोसोम का लॉस होगा, जब एक पार्ट क्रोमोसोम का लॉस होगा इट मींस वी विल लॉस सम एसेंशियल जीन्स। उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं हमने उनको नाम दिया था डिलीशन। इंसानों में एक बीमारी है, इंसानों में एक डिसऑर्डर है, इंसानों में एक सिंड्रोम है, इंसानों में एक डिजीज है जिसे हमने नाम दिया है क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्या होता है क्राई डू चैट सिंड्रोम? इसमें डिलीशन होती है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। जो क्रोमोसोम 5 उसकी जो शॉर्ट आर्म यानी कि पी आर्म है उसमें डिलीशन होती है। क्रोमोसोम नंबर 5 उसके दो आर्म्स हैं, एक है क्यू आर्म जो लार्ज आर्म है
दूसरी है शॉर्ट आर्म, उसे बोलते हैं पी आर्म। जब पी आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 ब्रेक होगा, जब डिलीशन होगी क्रोमोसोम नंबर 5 के पी आर्म की, यानी कि जब वो सेगमेंट ब्रेक होगा जो क्रोमोसोम 5 का शॉर्ट आर्म का है, उसको हम बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। नीट में पूछा जा सकता है क्राई डू चैट सिंड्रोम ऑकर्स ड्यू टू डिलीशन एट 4p, डिलीशन एट 5p, डिलीशन एट 6p, डिलीशन एट 11p। इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है डिलीशन एट 5p। p स्टैंड्स फॉर शॉर्ट आर्म। जब शॉर्ट आर्म का सेगमेंट ब्रेक होगा उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसे हम कैसे लिखेंगे? 46, क्योंकि क्रोमोसोम बराबर है बेटा। यहां क्रोमोसोम का एक पार्ट ब्रेक होता है, पूरा क्रोमोसोम लॉस नहीं होता है। यहां एक क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक होगा, जिससे तो ओवरऑल क्रोमोसोम सेम रहेगा। और कौन सा पार्ट ब्रेक होगा? शॉर्ट आर्म, पी आर्म। किस क्रोमोसोम का? 5 का। इसलिए मैंने लिखा 5p। 46 मीन्स कि टोटल क्रोमोसोम नंबर सेम है। y माइनस 5p, माइनस 5p मीन्स कि जो 5 क्रोमोसोम है उसका शॉर्ट आर्म पी आर्म ब्रेक हो गया, पूरा क्रोमोसोम ब्रेक नहीं हुआ। इस डिसीज को, इस सिंड्रोम को पहली बार लेयून ने देखा। LEJEUN, लेयून। लेयून है इस साइंटिस्ट का नाम जिसने पहली बार इस डिसऑर्डर को देखा। और जब देखा ये न्यू बॉर्न बेबीज, यानी कि जब बेबीज बॉर्न होते हैं विद 5p डिलीशन, तो वो क्या है? वो आवाज, वो रोते हैं किसकी तरह? किटन की तरह। यहां पॉइंट है, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा, यानी कि जब बिल्ली का बच्चा रोता है उसी की तरह वो बच्चा, इंसान का बच्चा भी रोता है। इसलिए इसको नाम दिया गया क्राई, CRI, क्राई। क्राई मीन्स रोना। डू किसकी तरह? चैट, यानी कि कैट। कैट के बच्चे की तरह रोने को हम बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। इतना ही नहीं, इस बच्चे का जो हेड है वो है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली मीन्स कि हेड शॉर्ट है, स्मॉल हेड है। वाइडली स्पेस्ड आईज, यानी कि 2 आंखों के बीच में लार्ज गैप है। जो नॉर्मली इंसान की आंखों के बीच में जो गैप है उसके मुकाबले में जो गैप है वो ज्यादा है, यानी कि वाइडली स्पेस्ड आईज। इतना ही नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल मून की तरह है, गोल। एंड डाइज इन 7 days, यानी कि पैदा होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मौत होती है। हमने देखा कि जो क्राई डू चैट सिंड्रोम है, पहला पॉइंट जो हमने यहां पे सीखा कि यह होता है ड्यू टू डिलीशन एट 5p, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 5 के जो शॉर्ट आर्म है, पी आर्म है, उसके डिलीशन की वजह से होता है। लेयून ने इसको पहली बार डिस्कवर किया। जो न्यू बॉर्न बेबीज है वो रोते हैं बिल्कुल किटन की तरह, यानी कि बिल्ली के बच्चे की तरह। हेड बहुत छोटा है, आंखों के बीच में ज्यादा स्पेस है और चेहरा बिल्कुल मून की तरह है। और मौत होती है 7 दिन के अंदर, यानी कि इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो बच्चा है, यानी जो क्राई डू चैट सिंड्रोम वाले है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन जीते हैं। उसके बाद जो दूसरा डिसऑर्डर है जो मैंने इससे पहले भी नाम लिखवाया था, वोल्फ हॉर्शहॉर्न सिंड्रोम। मैं रिपीट कर रहा हूं, वोल्फ, WOLF, वोल्फ हॉर्शहॉर्न, हॉर्शहॉर्न, HIRSCHORN, हॉर्शहॉर्न सिंड्रोम। यह किसकी वजह से होता है? यह होता है ड्यू टू द डिलीशन ऑफ 4p, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 4 है उसका जो शॉर्ट आर्म है, पी आर्म, उसमें डिलीशन की वजह से, उसका सेगमेंट जब ब्रेक होता है उसकी वजह से। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? 46, क्योंकि मेरे बच्चों क्रोमोसोमल एब्रेजन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। डिलीशन की वजह से कोई क्रोमोसोम नंबर लॉस नहीं होता है, खाली पार्ट लॉस होता है। कौन सा पार्ट? क्रोमोसोम नंबर 4। उसका कौन सा पार्ट? शॉर्ट लार्ज आर्म, शॉर्ट आर्म, पी आर्म। तो इसलिए हम इसको डिनोट किया है 46 माइनस 4p, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है मेरे बच्चों वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 4 है उसकी जो शॉर्ट आर्म है, उसकी जो पी आर्म है, वो आर्म लॉस होती है। इसलिए इस डिजीज को हमने नाम दिया है वोल्फ हॉर्शहॉर्न सिंड्रोम। उसके बाद जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है बुर्किट लिम्फोमा, BURKIT, बुर्किट लिम्फोमा। इसमें क्या है? मैं यहां पे 3 डिसऑर्डर्स एक साथ ले रहा हूं। बुर्किट लिम्फोमा, CML, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, टाइप ऑफ ए कैंसर, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। और फिफ्थ जो है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। सो 3 डिजीज मैंने लिए, बुर्किट लिम्फोमा,
CML यानी कि क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया एंड फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। ये तीनों डिसऑर्डर जो होते हैं ये ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। पहला देखिए बुर्किट लिम्फोमा, नीट में पूछा जाता है क्रोमोसोम नंबर 8 और 14 के बीच में डिप्लीकेशन है। एरो को देखिए 8 को जो क्रोमोसोम नंबर 8 है उसका पार्ट लॉस होता है और क्रोमोसोम 14 पे के साथ शेयर होता है। 9th क्रोमोसोम जो है उसका पार्ट लॉस होता है, 22nd क्रोमोसोम के साथ शेयर होता है। 21st क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक होता है, 14th क्रोमोसोम के साथ शेयर होता है। तो दैट मीन्स ये जो तीनों डिसऑर्डर्स है एक्चुअली है क्या? ट्रांसलोकेशन। किनकी? क्रोमोसोम्स की। हमने पढ़ा है कि जो ट्रांसलोकेशन है ये होती है हमेशा नॉन होमोलॉग्स क्रोमोसोम के बीच में, कि एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक हो गया और दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड हो गया जो नॉन होमोलॉग्स है। आप देखिए 8 और 14 नॉन होमोलॉग्स है। 8 क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक हुआ, 14th क्रोमोसोम पे ऐड हुआ। 9th क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक हुआ, 22nd पे ऐड हुआ। 21st का पार्ट ब्रेक हुआ, 14th पे ऐड हुआ। सो ये सारे क्रोमोसोम नॉन होमोलॉग्स है। इनके बीच में जो एक्सचेंज होते हैं जीन्स या सेगमेंट्स उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। बुर्किट लिम्फोमा 8th क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक हुआ, 14th पे ऐड हुआ, यानी कि इज अ टाइप ऑफ डुप्लीकेशन। लेकिन यहां किनके बीच में होती है? नॉन होमोलॉग्स क्रोमोसोम के बीच में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया बेटा ट्रांसलोकेशन और डिप्लीकेशन में जो डिफरेंस है। डिप्लीकेशन में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक होता है तो वो ऐड होता है सेम क्रोमोसोम्स, होमोलॉग्स क्रोमोसोम पे ऐड होता है। जैसे क्रोमोसोम 1 का हिस्सा ब्रेक हुआ तो क्रोमोसोम 1 पे ही ऐड होगा, तो दिस इज अ डुप्लीकेशन। लेकिन जब क्रोमोसोम नंबर 8 का पार्ट ब्रेक होगा और क्रोमोसोम 14th पे ऐड होगा, 8 और 14 नॉन होमोलॉग्स है, 9th और 22nd नॉन होमोलॉग्स है, 21st और 14th नॉन होमोलॉग्स है। सो जब एक पार्ट ब्रेक होगा दूसरे पार्ट पे ऐड होगा जो नॉन होमोलॉग्स है, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की वजह से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स इंसानों में होते हैं: बुर्किट लिम्फोमा, CML क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया और फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। इज द क्लियर? सो ये 5 डिसऑर्डर्स, जिसमें पहला था क्राइडू-चैट सिंड्रोम, वोल्फ हॉर्श-हॉर्न सिंड्रोम, बुर्किट लिम्फोमा, CML एंड फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। ये जो 5 डिसऑर्डर्स है ये एक्चुअली होता है क्रोमोसोमल एब्रेजन की वजह से, यानी कि होते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो है एन्यूप्लाइडी। मैंने पढ़ाया है कि क्रोमोसोम म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं। एक, जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा उसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल एब्रेजन। लेकिन जब क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा उसे हमने नाम दिया था यूप्लाइडी। यूप्लाइडी में हम 2 चीजें पढ़ते हैं। यहां हमको नाम दिया था जीनोमैटिक म्यूटेशन, हमने इसको नाम दिया था जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन 2 तरह के हैं, एक है यूप्लाइडी और दूसरा है एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी में क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि वहां एक सेट इंक्रीज होता है। नॉर्मली वो म्यूटेशन नहीं है क्योंकि उसकी वजह से फायदा मिलता है और ये अक्सर होता है प्लांट्स में, वो एक डिजीज नहीं है, इसलिए वो हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे जो एन्यूप्लाइडी है इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हैं बाय 1, 2, 3 और 4। इनकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, इनकी वजह से सिंड्रोम्स होते हैं, इसलिए हम यहां लेंगे क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी डिसऑर्डर्स, यानी कि वो डिसऑर्डर्स जो इंसानों में होते हैं, जो ह्यूमंस में होते हैं ड्यू टू चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। और कितना नंबर चेंज होगा? चाहे 1 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, 2 इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, 3 इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, 4 इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। सो व्हेन देयर इज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय फ्यू, बाय 1, 2, 3 और 4, उसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी। अब क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी में कौन कौन सा डिसऑर्डर? लास्ट के जो फ्लो चार्ट में मैंने तो ऑलरेडी बोला है, यहां मैं एक ट्रिक आपको बोलता हूं बेटा, जिसे आप लोग ये याद रखोगे कि क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी कौन कौन सा है। अगर आपको याद होगा जो क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी है ये बहुत ऑटोसोमल है और एलोसोमल। यहां ध्यान से देखिए, क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी जो है वो 2 तरह के, एक है ऑटोसोमल और दूसरा है एलोसोमल। यानी कि ये डिसऑर्डर जो है ऑटोसोम्स में भी होता है और ये डिसऑर्डर एलोसोम्स में भी होता है, ये यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में भी होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? कल से एडवर्ड एंड जैकब, यानी कि कल से एडवर्ड एंड जैकब सुपर डाउन है,
यानी कि हमने क्या देखा, कल से हमने क्या देखा, कल से हमने देखा कि जो एडवर्ड एंड जैकब है ये सुपर डाउन है। पटाकर टर्न करो, पता नहीं, पटाकर टर्न करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रिक है टू रिमेंबर द क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर्स। यानी कि क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी के डिसऑर्डर कौन कौन सा है, इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कल से एडवर्ड एंड जैकब, कल से एडवर्ड एंड जैकब सुपर डाउन है। अरे यार, कल से एडवर्ड एंड जैकब लगता है कि दे आर डाउन, वो कुछ फीके फीके लगते हैं। सो कल से एडवर्ड एंड जैकब सुपर डाउन है। पटाकर टर्न करो, पटाकर उनको टर्न करो, उनको फिर अपग्रेड करो, उनको बोलो डोंट गो डाउन, बी ब्रेव। पटाकर टर्न करो। तो पहला है कल, कल का जो पहला वर्ड है के स्टैंड्स फॉर क्लाइनेफिल्टर, नाम सुना है ना, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद एडवर्ड का ई स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ एडवर्ड, यानी कि एडवर्ड इटसेल्फ मींस एडवर्ड। जैकब का जे इटसेल्फ जैकब सिंड्रोम। सुपर का एस सुपर फीमेल, यानी कि जिनका ट्रिपल एक्स टेट्रा, जिनमें 4x 3x 5x है, सुपर फीमेल। उसके बाद डाउन इटसेल्फ बोलता है डाउन सिंड्रोम। पटाकर का पी पटायु सिंड्रोम और टर्न का टी टर्नर सिंड्रोम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कल का के क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड का ई एडवर्ड सिंड्रोम, जैकब का जे जैकब सिंड्रोम, सुपर का एस सुपर फीमेल, डाउन का डी डाउन सिंड्रोम, पटा का पी पेटॉय सिंड्रोम और टर्न का टी टर्नर सिंड्रोम। तो ये 7 क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन यहां पे मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, एन्यूप्लॉइडी ऑटोसोमस में भी होता है, एलोसोमस में भी होता है। इसीलिए जो एन्यूप्लॉइडी है ये 2 तरह के हैं, ऑटोसोमल जिसमें 3 डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पेटाई सिंड्रोम, और दूसरा है एलोसोमल यानी कि सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है क्लाइनेफिल्टर्स, टर्नर्स, जैकब्स एंड सुपर फीमेल। इन नटशल हमें 7 एन्यूप्लॉइडी के क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी के डिसऑर्डर्स देखने हैं। तो जरा हम देखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे डाउन से। सो स्टार्टिंग विद द डाउन सिंड्रोम। पहले ध्यान से देखिए, डाउन सिंड्रोम का पहला कि किसने इसको डिस्कवर किया, ये था लैंगडन डाउन। इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था लैंगडन डाउन, 1866 में उसने पहली बार उसको डिस्कवर किया। सो हु डिस्कवर्ड डाउन सिंड्रोम, नाम तो खुद बोलता है, इट्स अ साइंटिस्ट लैंगडन डाउन 1866। क्योंकि कभी नीट में ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड डाउन सिंड्रोम या हु प्रपोज डाउन सिंड्रोम, इट्स लैंगडन डाउन 1866। ठीक है, रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर डाउन सिंड्रोम, आखिर वजह क्या है, किसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये होता है ट्राइसोमी ऑफ 21। पढ़ाया है मैंने, लास्ट टाइम पढ़ाया हाउ डू एन्यूप्लॉइडी ऑकर्स। तो एन्यूप्लॉइडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स है 46 होते हैं या 23 पेयर्स, हमारे बॉडी में पेयर्स होते हैं, डाइसोमिक फॉर्म में होते हैं। तो लेकिन जो 21 क्रोमोसोम है वहां 2 के बजाय 3 होते हैं, इससे मैंने इसको नाम दिया ट्राइसोमी, यानी कि 3 क्रोमोसोम। वी आर डाइसोमिक। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है वो होता है डाइसोमिक, उनके सारे क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। लेकिन व्हाट हैपन्स इन डाउन सिंड्रोम कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वहां पे 2 नहीं, वहां पे 3 होते हैं, इसलिए हमने लिखा ट्राइसोमी ऑफ 21। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1। क्यों? 2n से डिप्लॉयड नंबर, ये तो ओरिजिनल नंबर है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, 2n+1। नेक्स्ट, क्रोमोसोम इन्वॉल्व। आखिर डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, फर्स्ट, 14, 18, 19, कौन सा, इट्स 21। देखिए मैंने हर एक जगह पे एरो रखा है, स्टार दिया है, इट मींस ये सारे नीड पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मींस कि इसका जीनोम क्या होगा, 46 प्लस 21। 46 प्लस एक तो नॉर्मल क्रोमोसोम है 46 प्लस 21 मीन्स कि जो 21 है वहां पे एक और क्रोमोसोम है। सो हाउ विल शो इट, 44 प्लस XX प्लस 21, 44 प्लस 21, यानी कि एक तो ऑटोसोम है 44 नॉर्मल 44, और सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल है XX उसका 21 होगा तो टोटल, या XY यानी कि ये मेल। गो दैट मीन्स जो ये सेक्स है ये मेल्स को भी होता है। देखिए ये एरो जो है मेल और जो ये है फीमेल, ये मेल्स को भी होता है और फीमेल्स को भी होता है। सो द डिसऑर्डर ऑकर्स टू बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स।
टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या होगा अब इस बंदे का, डाउन सिंड्रोम का, वो 47 होगा। देखिए 2n, जब डिप्लॉयड नंबर है 2n, मैंने इसमें एक क्रोमोसोम ऐड किया है तो 2n था 46, एक के ऐड होने से क्या बन गया 47 सॉरी। यहां देखिए ऑटोसोम है 44, अगर लड़की है XX, 44 प्लस x मीन्स 46 और 21 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आगे 47। अब अगर लड़का होगा 44 प्लस XY gives 46 प्लस 21 हो गए 47। सो जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है वो होगा 47। टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल की एलोसोमल? ये पहले एन्यूप्लैडी है, क्योंकि ये डिसऑर्डर क्रोमोसोम के चेंज इन नंबर की वजह से होता है। जो ये क्रोमोसोम टाइप ऑफ डिसऑर्डर है ये होता है किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, ड्यू टू चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, इसको हमने नाम दिया था एन्यूप्लैडी। लेकिन कौन सा क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ, ऑटोसोम के एलोसोम? नो, इट्स ऑटोसोम 21, इससे हम इसको नाम देते हैं एन्यूप्लैडी ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें नंबर चेंज होता है। कॉज, व्हाट इज द कॉज, वजूहत क्या है, वो है नॉन डिसजंक्शन। पढ़ाया हमने कि व्हेन क्रोमोसोम पेयर फेल टू सेपरेट, यानी कि जब एनाफेज फर्स्ट चल रहा होता है जो 21 क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हुआ, वह नॉन डिसजंक्शन हुआ, वह नॉन सेपरेशन हुई, तो क्रोमोसोम नंबर 21 जो है एनाफेज के दौरान सेपरेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो गया। तो अब हम लेंगे सिम्टम्स। सिम्टम में पहला सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम इस बंदे को देखोगे, शॉर्ट स्टैचर है, कद में बहुत छोटा होता है, इसका साइज जो है वो रिड्यूस होता है, साइज जो शॉर्ट होता है तो शॉर्ट स्टैचर। इसका जो हेड होता है वो राउंडेड होता है, गोल जैसा होता है। इसका जो चेहरा वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड फ्लैट होता है, चपटा। और एपिकेंथस, देखिए जो आई फोल्ड है ना वो बाहर आता है, आई फोल्ड जो है ना, आई जो है वो बाहर की ओर आ जाता है। और इसका जो मुंह है वो पार्शली ओपन रहता है, वो तो हमेशा खुला रहता है, पार्शली, पूरी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ा आधा जो है ओपन रहता है। और इसकी जो टंग है वो फुरो होती है, वो मतलब स्ट्रेट नहीं होती है, वो कर्व जैसी होती है, बड़ी होती है, और इसमें रिंकल्स होते हैं, और हमेशा जो जबान है वो मुंह से बाहर रहती है। तो इसकी जो टंग है वो बिल्कुल फुरोड होती है, बिग होती है, और वो रिंकल्ड होती है, और हमेशा बॉडी से मुंह से थोड़ी बाहर आ जाती है। यानी कि जो टंग है ना, टंग पॉइंटेड होती है, रोल कर रही है, और हमेशा माउथ से क्या आ जाती है, बाहर। इंपॉर्टेंट, इसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज मीन यानी कि वो हार्ट डिफेक्ट्स जो इनबॉर्न है, जो पैदाइशी तौर है। एक होता है कि लाइफ के दौरान कभी हार्ट डिजीज होगी, तो एक होता है। दूसरा होता है कंजेनिटल। कंजेनिटल मीन्स कि जब बच्चे की विलादत होती है वो पैदाइश के साथ ही अपनी माँ से ही उसने लाया है, पैदाइश से ही उसने लाया है हार्ट के डिजीज। और उसका जो पाम होता है, हाथ जो पाम होता है वो ब्रॉड होता है, और उसमें क्रीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, जैसे हमारे हाथ की लकीरें होती है ना, उसके खास यूनिक लकीरें होती है। और जो उसके उंगलियों के टिप्स होते हैं, जो उंगलियों के टिप्स होते हैं उनमें होते हैं मल्टीपल लूप्स, मस्कुलर लूप्स होते हैं। उसका जो साइकोमोटर है वो मेंटल, यानी कि एक्चुअली जो मेंटली है वो रिटार्डेड होता है। उसका जो दिमाग है वो अंडर डेवलप्ड होता है, उसकी वजह से जब कोई बात करता है वो जल्दी उस पर ध्यान नहीं देता है। और उसका जो मोटर एनालिसिस है, जो मोटर न्यूरॉन्स होता है, वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, जैसे फॉर हमारा चलना, उठना, बैठना, वो वीक होता है, यानी कि दैट मीन वो अंडर डेवलप्ड है। उसमें सुनने की जो क्षमता है वो वीक है, बोलने की क्षमता जो वो वीक है, किसी चीज़ पे फोकस करने की क्षमता वो वीक होता है, क्योंकि वो उसका जो मेंटल है वो पूरा रिटार्डेड है। और इतना ही नहीं, उसके जो गोनेड्स होते हैं, टेस्टिस हो या ओवरीज हो, या उसका जो जेनिटला है, उसका जो एक्सटर्नल जेनिटला है वो अंडर डेवलप्ड है। तो दैट मीन चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके जो गोनेड्स है, टेस्टिस या ओवरीज, और उसका जो एक्सटर्नल जेनिटला है वो होता है अंडर डेवलप्ड। मैंने अभी बात की मेंटली रिटार्डेड, इनका जो IQ होता है वो बहुत ही कम होता है, ये इडियट होते हैं, इनका जो IQ है वो बहुत बहुत कम होता है, इंटेलिजेंट। नाउ व्हाट इज IQ? IQ मीन्स इंटेलिजेंट कोशेंट, ये मेजर है इंटेलिजेंस का, किसी की काबिलियत, इनबॉर्न इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, IQ जो है वो हमेशा बराबर होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज को स्टडी करने के लिए हमारे पास बाज़ाब्ता एक ट्रिक होती है, एक सिस्टम होता है। वी हैव सम क्वेश्चंस। सपोज आपने देखा होगा 3 इडियट्स में,
चाहे वो छोटा आमिर होता है, वो क्या करता है, वो पढ़ता है लोअर क्लास में, 4th या 5th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो 10वीं क्लास के बच्चे की प्रॉब्लम करता है। दैट मीन्स वो अपने एज से, जो उसका दिमाग है अपने एज से थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो किसी की मेंटल एज को एनालिस करने के लिए, यानी कि अगर हमें जानना होगा कि किसी का मेंटल एज क्या है, उसके लिए हम एक ऐसा एक क्वेश्चनियर देते हैं, एक टास्क देते हैं उसके एज के हिसाब से। सपोज किसी की जो एज है वो है 4 साल, या किसी की एज जो है से सपोज वो 10 साल का है, तो 10 साल का बच्चा सपोज वो पढ़ेगा 4th क्लास में, तो ये इसका जो हम उसको हमेशा क्वेश्चन देंगे, टास्क देंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 4th या अप टू द 4th। अब अगर 4th क्लास के बच्चे को हम 7th क्लास का काम देंगे, अगर उसने वो किया, दैट मीन्स वो अपने एज से थोड़ा ज्यादा, उसका जो दिमागी एज है वो अपने एज से बड़ा है। सो यहाँ पे जो मेंटल एज है और क्रोनोलॉजिकल एज है वो हमें पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल तो पहले ही पता है, हम इसका दिखाएंगे कि इसका डीओबी क्या है, उसके हिसाब से देखेंगे प्रेजेंट एज तक, ईयर तक इसका एज क्या बनता है। किसी का 20 साल, किसी का 25 साल। सपोज मेरे बच्चों इस वक्त यू आर स्टडिंग 12th क्लास, नॉर्मली आपकी जो क्रोनोलॉजी एज होगी वो अराउंड 18 होगी, किसी की 17 होगी, किसी की 19 होगी, किसी की 16 भी हो सकती है। लेकिन जो मेंटल एज है, मेंटल एज एक्चुअली आपका दिमाग कितना बड़ा है, जितना आपका दिमाग बड़ा है उसके हिसाब से। सपोज इफ यू पीपल आर स्टडिंग इन 12th क्लास, आपको टास्क दिया जाएगा अप टू 12th क्लास तक। सो आपसे आप जो काम करोगे वो 12th। अब अगर सडनली आपसे ऐसी कोई न्यूमेरिकल दी जाएगी, ऐसा कोई टास्क दिया जाएगा जो पीएचडी लेवल का होगा, जो ग्रेजुएशन के लेवल का होगा, जो पीजी के लेवल होगा, डेफिनेटली शायद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वी हैव सीन सम पीपल जो अपने एज के मुकाबले में, जो मतलब अपने एज जो उनकी जिनकी वो एज है, जैसे वो अगर 18 है, उसके बियॉन्ड उनकी जो मेंटल लेवल होती है, तो वो मेंटल लेवल को जानने के लिए उसको डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्योंकि मुझे आपको नहीं सिखाना है यहाँ पे IQ, ये मैंने थोड़ा बहुत बोला। तो हमने एक ग्राफ बनाया है, एक वैल्यूज दिए हैं। अगर किसी का IQ ग्रेटर देन 140 है, जैसे रिसेंटली लिवरपूल में एक क्लास 5th क्लास देखा गया है, वहां पे सर्वे हुई है कि वहां पे नॉर्मली 140 से अब सारे बच्चों का IQ है। तो इसी तरह अगर किसी का IQ निकला ग्रेटर देन 140, वो जीनियस होता है। वो क्या होता है? जीनियस। इसी तरह अगर किसी का 121 और 139 के बीच में IQ, 121 और 139 के बीच में, वो होता है इंटेलिजेंट। क्योंकि 140 के ऑनवर्ड्स होता है जीनियस, 121 टू 139 हम उसको कहते हैं इंटेलिजेंट या काबिल। 111 और 120 के बीच में जिसका होगा वो होता है अबो एवरेज, यानी कि एवरेज से ज्यादा। 101 टू 110 जो है वो एवरेज होता है, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्जिस्ट होती है। और उसके बाद 0 टू, इस तरह वैल्यूज 0 टू 39, यानी कि जिसका IQ कितना आ जाएगा 0 टू 39, वो बनता है इडियट। उसे हम क्या कहते हैं? इडियट। अब इडियट जो है हम अक्सर कहते हैं बेवकूफ है, इडियट। इडियट एक एक्चुअली बायोलॉजिकल गाली है। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल क्या है? गाली। क्योंकि आप बायोलॉजिकल इसको बोलते हो बेटा आपका जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो कम है, आप इडियसी में आ जाते हो, आपका जो दिमाग है वो अंडर डेवलप्ड है, आपकी जो एज है उसके हिसाब से जो आपका ब्रेन होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं इडियट। तो अगर आप किसी बच्चे अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को बोलते हो कि इडियट्स, मींस आप उसको गाली देते हो। कौन सी गाली? बड़ी तहजीब वाली गाली, यानी कि बायोलॉजिकल गाली। तो जो ये मंगोलाइड्स है, इनका जो IQ है वो बहुत ही कम है, दैट रेंज बिटवीन 0 एंड 39, इसलिए उनको कहा जाता है मंगोलियन इडियसी। मंगोलियन इडियसी क्यों कहते हैं मंगोलियन? क्योंकि इनका जो आंख है ना, उनका जो चेहरे का रंग होता है, इनके जो चेहरे की शेप होती है, इनकी जो चेहरे की बनावट होती है, वो बिल्कुल मंगोल्स की तरह होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया मंगोलाइन इडियट्स, मंगोलियन इडियट्स। कभी कभी नीट में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मंगोलियन इडियट्स। वहां होगा डाउन सिंड्रोम, पेटाइज सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो ये कौन है? डाउन सिंड्रोम। क्योंकि डाउन सिंड्रोम का जो चेहरा है, जो बनावट है, आंखों का जो बिहेवियर है, बनावट है, वो बिल्कुल मंगोल्स की तरह है, इसलिए उनको बोलते हैं मंगोलाइड्स। और चूंकि उनका जो ब्रेन है वो अंडर डेवलप्ड है, मेंटली रिटार्ड है, IQ बहुत कम है, इसलिए उनको बोलते हैं मंगोलाइड इडियस। ये था डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम को पहली बार डिस्कवर किया एडवर्ड ने। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल उसी तरह से हमने डाउन को पढ़ा। एडवर्ड सिंड्रोम को डिस्कवर किया पहले एडवर्ड्स।
रीजन किसकी वजह से होता है? ट्राइसोमी ऑफ 18th, यानी कि जो 18th क्रोमोसोम है, नॉर्मली वहां पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, एक पैटर्नल दूसरा मैटर्नल, लेकिन वहां पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है तो वो बनते हैं वहां पे 3 ट्राइसोमिक फॉर्म में। तो इसलिए हम इसको दिखाएंगे 2n+1। सो एडवर्ड सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 18। नीट में पूछा जा सकता है कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा? 18th क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो 18th क्रोमोसोम है उसी पे जब होगी ट्राइसोमी तब ये एडवर्ड्स है। अगर किसी और क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होगी वो एडवर्ड नहीं होगा। जेनेटिक कंपोनेंट क्या दिखाएंगे? 46 + 18th, यानी कि एक तो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होंगे, उसके बाद जो 18th क्रोमोसोम है वहां पे ट्राइसोमी होगी। किन किन को होगा? ये लड़कों को भी होता है और लड़कियों को भी होता है, क्योंकि जैसा ऑटोजोमल डिसऑर्डर, और ऑटोजोमल बॉयज को भी हो सकता है, गर्ल्स को भी हो सकता है। नया क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 47 होगा, कि यानी कि एक क्रोमोसोम के ऐड होने से जो न्यू क्रोमोसोम नंबर है वो बन जाएगा 47। टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या है? अगेन मैंने बोला ये ऑटोजोमल एन्यूप्लैडी है, यानी कि ये ऑटोजोम को होता है। रीजन क्या है? नॉन डिसजंक्शन है, कि यानी कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते। तो सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स देखिए, इसके सिम्टम्स बिल्कुल मिलते हैं किसके साथ? डाउन सिंड्रोम के साथ। लेकिन 3 जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। पहले इसमें मेंटल की रिटार्डेशन होगी, यानी कि दिमाग से बिल्कुल पैदल होगा, दिमाग से कमजोर होगा। इसका डिफेक्टिव हार्ट एंड ब्रेन होगा, यानी कि इनबॉर्न इसमें हार्ट के डिसऑर्डर्स और इसके नर्व सिस्टम प्रॉब्लम होगी। वो इनबॉर्न ही इसके ब्रेन में भी डिफेक्ट होगा और इनबॉर्न इसका हार्ट में भी डिफेक्ट होता है। एंड वन मोर, इसका जो किडनी है वो हॉर्स शू होती है, यानी कि हॉर्स का शू आपने देखा होगा। हमारी किडनी जो नॉर्मली है वो बीन शेप्ड है, लेकिन जो ये इसकी किडनी होगी वो बिल्कुल हॉर्स शू शेप्ड होगी। और ये हमेशा जो अपने हाथ को है, अपनी उंगली को बंद करके रखता है। नॉर्मली देखा गया है इसकी जो हाथ है ऐसे क्लिंच, बंद मुट्ठी, या हमेशा ऐसे उंगली को टाइटली बंद करके रखता है, उनको ओपन होने नहीं देता है। तो इसकी सबसे डायग्नोस कैरेक्टर ये है, या अपनी फिंगर्स को क्या करता है? टाइटली बंद करता है। बाकी जो डिसऑर्डर्स हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़े वो यहां भी है। इज द क्लियर? सो एडवर्ड सिंड्रोम के डिसऑर्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल रिटार्डेशन, इसका इनबॉर्न हार्ट और ब्रेन में डिफेक्ट, इसकी किडनी जो है सबसे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, इसकी किडनी जो वो हॉर्स शेप्ड होती है और ये अपनी उंगलियों को बंद करके रखता है। उसके बाद जो हम लेंगे वो है पेटाई सिंड्रोम। पेटाई सिंड्रोम को पहली बार डिस्कवर किया पेटाइज ने। ये ट्राइसोमी है। रीजन क्या है? ट्राइसोमी है। क्रोमोसोम 13th, यानी कि 13 पे होने चाहिए थे 2 क्रोमोसोम डाइसोमिक फॉर्म, लेकिन क्या होता है वहां पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है तो इससे वहां बनते हैं 3, यानी कि ट्राइसोमिक। कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा? 13th क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा। तो जेनेटिक कंप्लेंट कैसे बनेगा? 46 + 13th। यह लड़कियों को भी होता है और लड़कों को भी होता है, यानी कि ये डिसऑर्डर बॉयज को भी होता है और गर्ल्स को भी होता है। डेफिनेटली होगा, ऑटोजोमल है। और नया क्रोमोसोम नंबर क्या बनेगा? 47। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम 46, एक कॉपी एक्स्ट्रा, तो बन क्या गया? 47। टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या है? ये ऑटोजोमल एन्यूप्लैडी है। किसकी वजह से होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ 13th, यानी कि एनाफेज के दौरान जो 13th क्रोमोसोम नंबर है वहां पे सेपरेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ट्राइसोमी होती है। सिम्टम क्या है? वही मैंने पहले ही बोला, एडवर्ड में मेंटल रिटार्डेशन, यहां भी मेंटल रिटार्डेशन। क्लेफ्ट लिप, या से बोलते हैं हियर लिप। ध्यान से देखिए, जो हमारे लिप्स होते हैं, आप देखिए अपने लिप्स की तरफ, जो अपर लिप होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। यानी कि जब डेवलपमेंट होती है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, जब बच्चे की नशनुमा होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो राइट और लेफ्ट लिप होता है, अपर लिप, राइट और लेफ्ट लिप, ये 2 होते हैं और विद द पासेज ऑफ टाइम ये फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि सेंटर में जहां पे मैंने दिखाया प्लेट, वहां पे ये फ्यूज होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ इन बच्चों में, यानी कि जो पेटाई सिंड्रोम है, इनमें क्या होता है कि ये जो क्लेफ्ट होता है, ये जो लिप होता है, वहां पे ये कट होता है, वहां इन 2 राइट और लेफ्ट लिप के बीच में गैप होती है, ये फ्यूज नहीं होते, जिससे इनकी शेप अजीब होती है। तो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, यानी कि हियर लिप। यानी कि हियर लिप क्यों? ये हियर मीन्स जहां पे खरगोश है, रैबिट है, तो रैबिट का जो अपर लिप होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है ये क्लेफ्ट लिप। इसमें क्या होता है? राइट, ध्यान से सुनिए, राइट और लेफ्ट लिप जो होता है वो फ्यूज होता है विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन
पेटाइज सिंड्रोम में जो राइट और लेफ्ट लिप है ये फ्यूज नहीं होता है, जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट लिप के बीच में एक बड़ी सी गैप रह जाती है, जिससे अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये बिल्कुल बद्दू जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बिल्कुल अजीब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम बोलते हैं क्लिफ्ट लिप। तो जो प्रियंका है उसको भी ये डिसऑर्डर था, लेकिन आज इस डिसऑर्डर की प्लास्टिक सर्जरी करके इसके चेहरे को जो है फिर से ठीक है, इस क्लिफ्ट लिप को फिर से ठीक किया जा सकता है। और रेस्ट ऑफ द सिम्टम बिल्कुल वैसे जैसे डाउन सिंड्रोम के। तो पेटाइज का जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर यही है कि एक तो उसका मेंटल रिटार्डेशन है और दूसरा उसका क्या है, क्लिफ्ट लिप, यानी कि उसका लिप जो है वो अनफ्यूज्ड है, वो फ्यूज नहीं होता है। रेस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स बिल्कुल सेम है जैसे हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा है। उसके बाद आप लेंगे एलोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी कि वो डिसऑर्डर जो होता है किनको, एलोसोम्स को। इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। ध्यान से सुनिए, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। ये डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे ये है बिकॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो रीजन क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया है। तो ट्राइसोमी ऑफ किसका, एक्स क्रोमोसोम का। तो कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व, एक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली ध्यान से देखिए, एक इंसान का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो जिसकी वजह से बन गया 44 प्लस XXY। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे ध्यान से देखिए, ये है पहला X तो नॉर्मल है, ये Y भी नॉर्मल है, लेकिन यहां पे एक X एक्स्ट्रा आ गया है। यहां पे एक X क्या आ गया है, एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ये बन गया 44 प्लस XXY। तो यहां पे ट्राइसोमी है किसमें, सेक्स क्रोमोसोम एक्स में। तो इसलिए मैंने यहां पे दिखाया कि क्रोमोसोम जो है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है, एक्स क्रोमोसोम। ये देखिए, ये एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये एक्स और वाई तो नॉर्मल थे, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ गया, ये एक्स आ गया, इसलिए एक्स्ट्रा कॉपी कौन है, एक्स क्रोमोसोम। और ट्राइसोमी भी किसकी वजह से है, एक्स क्रोमोसोम, इसलिए जो इसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 44 प्लस XXY। तो किन में इफेक्ट होता है, ध्यान से देखिए, वाई के होने से ये क्या बनेगा, शाबाश बेटा, वाई के होने से क्या बनेगा, ये मेल बनता है। ये एक्स और वाई तो मेल था, लेकिन एक्स्ट्रा कॉपी कौन आ गई, एक्स, वाई तो नहीं आया, इसलिए ये नॉर्मली क्या था, मेल। उस मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, तो ये डिजीज किनको होती है, मेल्स को। तो जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में एक्चुअली ये मेल है, इन मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। इसलिए ये किन में होता है, मेल्स में। नया क्रोमोसोम क्या बनेगा, यही तो इससे पता चलेगा। एक तो 44 प्लस 3 सेक्स क्रोमोसोम्स कितने आ गए, 47। टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या है, सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि यहां पे ऑटोसोम नहीं, यहां पे कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे एक्स आ गया, इसलिए यह है सेक्स लिंक्ड इन्यूप्लैडी, यानी कि यह एलोसोमल डिसऑर्डर है। रीजन क्या है, नॉन डिसजंक्शन, यानी कि एट द टाइम ऑफ एनाफेज, यानी कि जब एनाफेज फर्स्ट होता है तो सेक्स क्रोमोसोम जो है यानी कि एलोसोम जो है वो सेपरेट नहीं है। इसके लिए मैं आपको दो क्रॉस दिखाता हूं। जैसे पहला वाला देखिए, एबनॉर्मल एग, यानी कि एक ऐसा ओवा प्रोड्यूस हुआ जिसमें क्या होना चाहिए था, 22 प्लस एक्स, इसमें क्या होना चाहिए था, 22 प्लस एक्स, लेकिन अनफर्स्ट वहां पे क्या आ गए, 2x। ध्यान से देखिए, इस एबनॉर्मल एग में होना चाहिए था एक ही एक्स, 22 प्लस एक्स, लेकिन यहां पे कितने एक्स आ गए, 2। दैट मीन्स एनाफेज के दौरान इस एक्स और एक्स सेपरेट नहीं हुए। तो जब ये 2 एक्स सेपरेट नहीं हुए, इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन या नॉन सेपरेशन। यहां देखिए, स्पर्म नॉर्मल है, उसके पास वाई है, तो एक्स और एक्स, ये वाला डिफेक्टिव एग किसके साथ मिला, नॉर्मल स्पर्म के साथ, क्या बना, XXY, यानी कि यहां बन गया 44 प्लस XXY। तो यहां आ गए 3 कंप्लीमेंट, X 2 एंड Y। इसको होता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। अब जरा देखिए दूसरा क्रॉस, एग नॉर्मल है, ये देखिए X 22 प्लस X एक ही है, लेकिन स्पर्म में X और Y है, यानी कि गमीटोजेंस के दौरान, स्पर्मेटोजेंस के दौरान एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो पाए। एनाफेज में जब एक्स और वाई को सेपरेट होना था वो सेपरेट नहीं हो पाए, तो जब ये एबनॉर्मल स्पर्म नॉर्मल एग के साथ फ्यूज होता है तो क्या बनता है, XXY। तो दिस इज ट्राइसोमी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि रीजन क्या है, एक्चुअली कॉज क्या है, किस तरीके से एक्चुअली ये डिसऑर्डर होता है। ये होता है एक्चुअली oogenesis या स्पर्मेटोजेंस के दौरान, बोथ इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। पहले क्रॉस में जो मैंने ए दिखाया, हु इज द कल्प्रिट, इट इज द मदर, दैट इज द एग। सेकंड में कौन है कल्प्रिट, इट्स द स्पर्म यानी कि फादर।
अब हम लेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स। क्योंकि ये डिसऑर्डर जो है मेरे बच्चों, ये डिसऑर्डर एक्चुअली किसको है, ये है एक्चुअली बिकॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम्स की वजह से है। और ये डिसऑर्डर किनको होता है, मेल्स को होता है। तो जो सिम्टम्स है ये पहले देखेंगे, ध्यान से देखिए। ये बंदा मेल होगा, जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है ये मेल होगा, और मेल होने की वजह से इसमें डिसऑर्डर्स होंगी। और आपको ये ख्याल रखना होगा कि एक्चुअली इट इज 44 प्लस XXY। प्लीज यह आपको मेंशन करिए, आपको दिमाग में रखना होगा। ये जो है एक्चुअली डिसऑर्डर क्या है, X और Y और X तो मेल है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, X, तो दैट मीन्स ये एक नॉर्मल मेल विद फेमिनाइन कैरेक्टर्स होगा। प्लीज ये पॉइंट आपको मेंशन करना और याद भी रखना है कि एक्चुअली ये नॉर्मली क्या होता है, मेल, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, X। तो एक एक्स्ट्रा X आने की वजह से इसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल लाइक कैरेक्टर्स। तो एक मेल बॉडी में, एक मर्दाना बॉडी में कौन से कैरेक्टर्स, औरतों वाले कैरेक्टर्स। अब आपको समझ आया होगा कि जिस मेल में औरतों के कैरेक्टर्स होंगे वो तो क्या होगा, तो इसी को हमने नाम दिया है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो जब हमें आपको पहचाना होगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इसका स्टेज टॉल होगा, बिल्कुल मर्द की तरह लंबा होगा, इसका मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर तो नॉर्मल X और Y है, तो ये बिल्कुल मेल होगा। इसके अंदर बिल्कुल ये लंबा होगा, लंबे कद का होगा, लॉन्ग टॉल स्टेचर्ड होगा, और मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल मर्द की तरह होगा। लेकिन इसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल कैरेक्टर्स। जरा पहले बाहर से देखेंगे, फिनोटाइप से कैसे पता चलेगा कि एक मेल विद मैस्कुलाइन डेवलपमेंट में उसकी फीमेल कैरेक्टर्स है। सबसे पहले उसके चेहरे को देखिए, स्वास्थ्य खोस, दाढ़ी नहीं होगी, बियर्ड नहीं होगी, मोस्टेक नहीं होंगी, यानी कि ना उसके ना मोस्टेक होंगे, मूछे जिसको हम बोलते हैं, नथु नाम की जैसी मूछे नहीं बोलते हम, तो वो मूछे नहीं होंगे उसमें, और उसमें दाढ़ी नहीं होगी। तो पहले वो चेहरे से दिखेगा लड़की की तरह। सेकंड, मेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम और टेस्टोस्टेरोन। हमारे जो में होता है, या हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो अंडर डेवलप्ड होता है, रिड्यूस्ड होते हैं। फीमेल्स में डेवलप्ड होते हैं, लेकिन इस मेल में चूंकि ये तो मेल है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा X आया, तो इस एक्स्ट्रा X की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो डेवलप होंगे। कैसे, आई विल शो यू। देखिए 44 प्लस XY, ये नॉर्मल मेल है, एक X और एक Y है, लेकिन जब बनेगा 44 प्लस XXY, यानी कि जब इसके अंदर कितने X क्रोमोसोम होंगे, 2 X। आप ध्यान से देखिए, ये है एक X और ये Y प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन, लेकिन आया कौन, X। इस X ने Y के साथ थोड़ी इंटरफेरेंस की, यानी कि छेड़खानी की, जिसकी वजह से Y जो है टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन की जो सेक्रीशन होगी या सिंथेसिस होगी बहुत कम होगी, और जो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस वो ज्यादा होगी। क्यों, देखिए 2X जो है, एक X तो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बनाएगा, लेकिन जब इसके साथ एक और X मिला तो एस्ट्रोजन की जो लेवल है वो ज्यादा होगी। तो एस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम। तो जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होगी, डेफिनेटली जो मेल मेमोरी ग्लैंड्स है वो क्या होने लगेंगे, डेवलप, क्योंकि अभी तक उनको अंडर डेवलप रखता था कौन, टेस्टोस्टेरोन या वाई क्रोमोसोम। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस या सेक्रेशन कम होगी और यहां से 2X है, तो वो प्रोड्यूस करेंगे एस्ट्रोजन ज्यादा बल्क अमाउंट में, तो उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो क्या होंगे, डेवलप। तो इसमें तो दूर से जब हम देखेंगे इस बंदे को, फिनोटिपिक जब हम देखेंगे इस क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम को, ये लंबे कद का होगा, इसमें बिल्कुल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल इसके बॉडी में फीमेल कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि बॉडी पे कोई हेयर नहीं होगा, ना चेहरे पे दाढ़ी होगी, ना मोस्टैक्स होंगे, ना चेस्ट पे हेयर होगी। इसको जो सिर्फ हेयर होगा प्यूबिक पार्ट्स पे, और वो भी बिल्कुल लड़कियों की तरह फीमेल प्यूबिक हेयर होगा, वो मेल प्यूबिक हेयर नहीं होगा। एंड सेकंड, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो डेवलप होंगे, जिसे हम बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल्स या प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल्स। वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा X। और उसके बाद जब हम इसको देखते हैं, जब ऐसे पेशेंट, जब ऐसे बंदे आ जाते हैं IVF के पास, या जब ऐसे बंदे आता है उन लोगों के पास, जब ये कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं है, तो जब हम इनके सिमन एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखिए, जब एक एक्सपर्ट इनका सिमन एनालिसिस करता है,
किनका, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का। तो इनके सीमन में एजोस्पर्मिया, नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म अगर बने हैं वो नॉन मोटाइल है, या अगर बने होते हैं बिल्कुल कम बने होते हैं। एक तो सीमन का जो काउंट है वो कम होता है, दूसरा सीमन में जो स्पर्म्स है उनका काउंट भी कम होगा, और थर्ड जो स्पर्म है वो नॉन मोटाइल है, एजोस्पर्मिया है। और इनमें जो टेस्टीज होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, यानी कि टेस्टिकल्स डेवलप ही नहीं होते हैं। अगर टेस्टिकल्स डेवलप हुए भी होंगे वो एब्डोमेन ही रहते हैं, वो डिसेंड नहीं होता है स्क्रोटम में। तो जब टेस्टिस एब्डोमेन में होंगे वो फंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर है, और हमने पहले ही पढ़ा यूनिट फर्स्ट में कि टेस्टिस को होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम बॉडी से, इसलिए अल्लाह जल्ल शाह ने उनको बॉडी के बाहर रखा है स्क्रोटम में। तो यहाँ अगर टेस्टिस बने हैं वो रिड्यूस्ड होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे, और एब्डोमेन नहीं होंगे, वो डिसेंड नहीं होंगे, या तो टोटली बनते ही नहीं है। और इनमें जो करेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है, वो बिल्कुल फेमिनाइन है, फीमेल के लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है। पहले जैसे फीमेल में हेयर नहीं होता है बॉडी पे, तो उनको हेयर नहीं होगा। तो दूसरा जो फीमेल की आवाज़ है वो बिल्कुल बारीक होती है, तो इनके जो मेल की आवाज़ है वो थिक होती है, रफ होती है। लेकिन यहाँ जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, इनकी आवाज़ जो है उसकी जो है पिच जो हम कह सकते हैं वो हाई पिच आवाज़ होगी, बिल्कुल औरतों वाली जैसे बात कर रही होंगी, यानी कि औरत की तरह बातें करते होंगे। और दूसरा जैसे मैंने पहले बोला, इनके जो ब्रेस्ट है वो डेवलप्ड होंगे, गायनिकोमास्टिया होगा, और इनके बॉडी पे हेयर तो होगा ही नहीं, और जो प्यूबिक हेयर होगा वो बिल्कुल फीमेल के पैटर्न का होगा। एस्ट्रोजन जो है वो बिल्कुल ज़्यादा होगा, यानी कि एस्ट्रोजन की जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा होगी, और टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो बहुत ही कम होगी। अब अगर ध्यान से सुनिए, अब अगर इस बंदे को हम टेस्टोस्टेरोन एडमिशन दे भी, यानी कि अगर हम इसको आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन देंगे भी, तब भी इसमें शायद ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म की लेवल बढ़ जाएगी, लेकिन वो फिर भी जो है रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये था हमने पढ़े सिम्टम्स किसके, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम के। नाउ जो नेक्स्ट है, 5th वन है, दैट्स टर्नर सिंड्रोम। इसको किसने डिस्कवर किया, टर्नर ने इसको डिस्कवर किया, और इसका रीजन क्या, लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। हम कह सकते हैं कि इसका एक क्रोमोसोम लॉस हुआ है, तो ये मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स, यानी कि या होना चाहे था 44 प्लस एक्स एक्स, या होना चाहे था 44 प्लस एक्स वाई, लेकिन वहां पे क्या है, 44 प्लस एक्स 0 मीन्स 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग। दैट मे बी एक्स और दैट मे बी वाई, सिर्फ एक ही एक्स है, और दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग है। वो एक्स भी हो सकता था, वो वाई भी हो सकता है। बस ये याद रखिए कि इसमें इन्वॉल्व कौन सा क्रोमोसोम है, इसमें एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। तो यहां मोनोसोमी है किसकी, एक्स क्रोमोसोम की। किन में होगा, सिर्फ फीमेल में। तो आप देखिए 44 प्लस एक्स, एक्स जो है ये फीमेल है, दो कंप्लीट गर्ल बनने के लिए कितने एक्स का होना चाहिए था, 2 एक्स, लेकिन यहाँ पे एक ही एक्स है, तो आधी फीमेल है। तो आधी फीमेल है, यानी कि ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये एक्चुअली फीमेल्स को होती है, क्योंकि उनके अंदर एक क्रोमोसोम कम है। तो जरा देखिए क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 45, क्योंकि इसमें मोनोसोमी है, इसमें एक क्रोमोसोम कम है, ये 2n-1 है। 2n इज अ डिप्लॉयड सेट, 2n होता है 46, एक क्रोमोसोम कम है, यानी कि 2n-1, 2n इज डिप्लॉयड, 46 -1 तो क्या आ गया, 45। तो जरा आप देखिए टाइप डिसऑर्डर क्या है, अगेन इसमें सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि इन्वॉल्व जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम, तो इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड एल्न्यूप्लाइडी। तो जरा आप देखिए कॉज, अब पहले हम देखेंगे एबनॉर्मल एग, यानी कि एक्स एक्स सेपरेट नहीं हुआ, तो जो ओवा रिलीज हुआ उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। आपको पता है कि हर महीने एक ओवा रिलीज होता है, तो सिर्फ एक ही ओवा रिलीज हुआ, तो दैट मीन्स एक्स और एक्स ने फीमेल में सेपरेशन नहीं हुई, एक्स और एक्स के बीच में नॉन डिसजंक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो ओवा रिलीज हुआ उसमें सिर्फ 22 ऑटोजोम्स थे और 0, यानी कि उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं था। यहां से जो स्पर्म आ गया उसका नॉर्मल नंबर था क्रोमोसोम नंबर 22 प्लस एक्स, तो जब ये फ्यूज हो गई ये बन गया 44 प्लस एक्स 0, यानी कि मेल ने तो अपना एक्स दिया लेकिन फीमेल अपना एक्स नहीं दे पाई। इसी तरह केस सेकंड देखिए, एग नॉर्मल होगा 22 प्लस एक्स, लेकिन जो स्पर्म है वो 22 प्लस 0 है, क्योंकि यहां दो तरह के स्पर्म्स बन गए, एक में आ गया 22 ऑटोजोम्स नो सेक्स क्रोमोसोम, दूसरे में आ गए 22 ऑटोजोम्स विद एक्स वाई क्रोमोसोम, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, यहां जब फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो बन गया 44 प्लस एक्स 0, यानी कि एक ही एक्स जो किसने नॉर्मल एग ने दिया।
सिम्टम्स देखिए किसके, टर्नर सिंड्रोम के। ये बिल्कुल छोटे कद की होगी, ये फीमेल है, ध्यान से सुनिए, ये फीमेल है, छोटी कद की फीमेल है, स्टीराइल है, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं इनफर्टाइल फीमेल है। इसके ओवरी अंडर डेवलप्ड है। क्यों ओवरी अंडर डेवलप्ड है? क्योंकि एक ही एक्स है। तो फुल ओवरी बनने के लिए क्या होना चाहिए था? 2x, या फुल मेमोरी ग्लैंड्स बनने के लिए क्या चाहिए था? 2x, या फुल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या एक्सटर्नल जेनिटला बनने के लिए क्या होने चाहिए थे? 2x। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक ही x है, तो इसकी ओवरीज रुडिमेंट्री है, बनती है, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होती है। इसका एक्सटर्नल जेनिटला बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होता है। इसमें कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, कोई ओव्यूलेशन नहीं होती है, कोई oogenesis नहीं होती है। और जिसे आप पहचानोगे टर्नर सिंड्रोम, यानी कि आप दूर से पहचानोगे, आप कहोगे कि नहीं ये डेफिनेटली टर्नर सिंड्रोम होगा। आप देखोगे उसकी जो गर्दन है वो वेब्ड है, वेब्ड नेक, क्योंकि जो उसका एटलांटो-एक्शियल जॉइंट होता है, यानी कि जो हमारा सर्विकल वर्टेब्रा है, उसका जो पहली सर्विकल वर्टेब्रा है C1 और जो सेकंड सर्विकल वर्टेब्रा C2, उनके बीच में जो जॉइंट होता है, किसके साथ? फोरामेन ऑफ मैग्नम, यानी कि हेड के साथ जो जॉइंट बनता है हमारा, जिस जॉइंट पे हम अपना हेड रोटेट करते हैं, पढ़ा है 11th क्लास में, तो वो जॉइंट डिफेक्टिव है, जिससे इनकी वेब्ड नेक है। तो इस चीज से आप उनको पहचानोगे। और एक और चीज देखोगे, इनके में जो ब्रेस्ट्स है, मेमोरी ग्लैंड्स है, वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड नहीं है। तो ये फीमेल जो है शॉर्ट स्टैचर्ड है, ये स्टीराइल है, इनफर्टाइल है, इसमें रूडिमेंट्री ओवरी और जेनिटला है, इसमें कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, कोई ओव्यूलेशन नहीं होगी, इसका नेक जो वेब्ड है और इसके ब्रेस्ट जो है मेमोरी ग्लैंड्स वो क्या है? अंडर डेवलप्ड। दैट वाज अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। अब नेक्स्ट हम लेंगे जैकब सिंड्रोम, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं सुपर मेल। ध्यान से देखिए कैसे। इसको पहली बार देखा हॉशिका ने इसको पहली बार देखा और जैकब ने इसको नाम दिया जैकब सिंड्रोम, लेकिन पहली बार डिस्कवर किया हॉशिका ने। यह ट्राइसोमी है, किसकी वजह? वाई क्रोमोसोम। यहां क्रोमोसोम इन्वॉल्व कौन है? वाई। ध्यान से देखिए, इसका रीजन क्या है कि एक एक्स्ट्रा वाई आ गया। एक्चुअली मेल है, लेकिन मेल में एक वाई ज्यादा ही आ गया, तो होना चाहता एक ही वाई, लेकिन एक एक्स्ट्रा वाई आ गया। क्रोमोसोम इन्वॉल्व कौन? वाई क्रोमोसोम। कॉम्बिनेशन क्या होगी? 44 प्लस एक्स वाई वाई, यानी कि एक एक्स नॉर्मल है लेकिन 2 वाई है, तो इफेक्ट कौन होगा? मेल होगा। टोटल क्रोमोसोम नंबर 47। क्रोमोसोम या टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या है? सेक्स लिंक्ड, क्योंकि ये एन्यूप्लाइड है, लेकिन कौन से? ऑल एलोसोम्स, सेक्स लिंक्ड। रीजन क्या है? कॉज क्या है? नॉन डिसजंक्शन। तो आप ध्यान से देखिए, सिम्टम्स देखेंगे, इन्हें हमने नाम दिया सुपर मेल्स, या इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। ध्यान से देखिए, जैकब सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज क्रिमिनल सिंड्रोम। क्यों? मैं आपको बोलता हूं, 2 वाई के होने से इसमें जो टेस्टोस्टेरोन की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है, हाई होती है। तो जब टेस्टोस्टेरोन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेशन। जो मेल एग्रेसिव है ना, जो मेल में आप कह सकते हैं मैस्कुलाइन स्ट्रक्चर, ये किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अक्सर आपने सुना होगा या बोच बेंच थिंत बोच कहीं। ये क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि जो लड़का होता है उसमें वाई क्रोमोसोम है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है ये वाइल्डनेस दिखाता है, हैवीनेस दिखाता है, ये एक्चुअली बहुत एग्रेशन होता है, एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब इस सुपर मेल में ऑलरेडी 2 वाई है, तो बल्क अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें एग्रेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा, नॉर्मल से भी ज्यादा। तो इस एग्रेशन की वजह से ये हमेशा कोई ना कोई क्राइम के लिए करते हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसी क्राइम के लिए। इसको बोला गया है क्रिमिनल सिंड्रोम, क्योंकि ये हमेशा गुस्सेले होते हैं, दिमाग से पैदल होते हैं, दिमाग को ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं, अपने गुस्से की वजह से हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ या कोई ना कोई फितना करते हैं। इसलिए इनको कहा गया है कि इनका जो दिमाग है वो क्रिमिनल ओर की बेंट होता है, यानी कि क्राइम करने की ओर। इनका जो गुस्सा है, इनके अंदर जो शरारत भरा है, उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई गलत काम करते हैं। और ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल टॉल स्टैचर्ड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो मेल्स होते हैं उनमें एक्स और वाई होता है, नॉर्मल वाई क्रोमोसोम जो है लेंथ या हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो 2 वाई है उसमें से, उसकी वजह से इनका जो टॉल स्टैचर्ड है, जो वो एबनॉर्मल जो है टॉल होता है। और हाँ, ये फर्टाइल होते हैं। क्यों? वाई क्रोमोसोम होगा, बल्क अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे? फर्टाइल। ये इनफर्टाइल नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम
इनफर्टाइल, क्योंकि वहां पे 2x और y है तो वहां y काम नहीं करता, वहां एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, इसलिए वहां पे फेमिनाइन कैरेक्टर्स, यानी कि एक मर्द में औरतों वाली बिहेवियर। लेकिन जैकब सिंड्रोम में क्या है, वहां पे नॉर्मल एक x और 2y है, तो वहां पे बल्क अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, वो फर्टाइल होगा। हाँ, इसका लो आईक्यू होता है और मेंटली रिटार्डेड होता है। जो जैकब सिंड्रोम है, गुस्से की वजह से इनके अपने दिमाग पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता और ये दिमाग से कम सोचते हैं, इसलिए ये मेंटली क्या होते हैं, रिटार्डेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सुपर फीमेल। तो ध्यान से देखिए, हमने भी पढ़ा सुपर मेल, सुपर फीमेल जो है ये भी ट्राइसोमी है। इसमें 3 से हम पढ़ेंगे, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी। किसकी वजह से, एक्स क्रोमोसोम, यानी कि या तो 3 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, या फिर 4 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, या फिर 5 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व होगा, एक्स क्रोमोसोम। अगर हम ट्राइसोमी की बात करेंगे, 44 + 3x मीन्स कि एग में डिफेक्ट होगा, एक एग जो है उसके 2 एक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए होंगे और वो फ्यूज हुआ होगा स्पर्म के साथ, जिसमें एक्स है, तो बन गया 44 + XX। सेकंड, जैसे टेट्रासोमिक है, क्या हुआ होगा, यहां ये हुआ होगा कि जो ये मेल है या फीमेल है, हम बात करेंगे दोनों स्पर्म्स में, या फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स है उसमें ट्राइसोमी हुई होगी और जो मेल का एक एक्स है उसके साथ फ्यूज होगा, तब तो बना होगा टेट्रासोमी। अब आप पूछोगे सर ट्राइसोमी कैसा है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है किसके, फीमेल्स के, वो सेपरेट नहीं हुए, उन्हें डुप्लीकेशन की होगी, या वो ऑलरेडी होगी कौन सी, वो सुपर फीमेल होगी। तो जब उसकी मैरिज किसके साथ हुई होगी, एक नॉर्मल एक्स मेल के साथ, तो बन गया टेट्रासोमिक। पेंटासोमिक देखिए तो डेफिनेटली रीजन ये है कि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स क्या है, सुपर फीमेल्स, यानी कि एक फीमेल जो है वो है सुपर फीमेल, उसमें है 44, उसमें होगा 44 + XXX, तो मेल जो होगा उसमें होगा 44 + X। तो दैट मीन्स जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है वो फ्यूज हुआ होगा किसके साथ, सुपर फीमेल के साथ, ट्राइसोमिक टेट्रासोमिक सुपर फीमेल के साथ बना होगा पेंटासोमिक। सो यहां पे जो ट्राइसोमी, टेट्रासोमी और पेंटासोमी है, यह है एक्चुअली सुपर फीमेल्स। ट्राइसोमी कैसे बना होगा कि 2 एक्स ने सेपरेट नहीं किया होगा, फिर वो एक एक्स के मेल के एक एक्स के साथ फ्यूज हुए होंगे, यानी कि फीमेल में 2 एक्स सेपरेट नहीं होंगे, नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ होगा, और वो मेल के एक एक्स के साथ फ्यूज होंगे, तो बन गया ट्राइसोमिक। टेट्रासोमिक में क्या कंडीशन है कि जो फीमेल है वो ऑलरेडी ट्राइसोमिक होगी और मेल के एक एक्स के साथ फ्यूज हुआ होगा, तो बन गया होगा टेट्रासोमिक। और पेंटासोमिक में क्या हुआ होगा कि जो फीमेल है वो ऑलरेडी टेट्रासोमिक होगी और जो मेल है वो क्या होगा, एक्स, तो जिसकी वजह से पेंटासोमिक बन गया। कौन सा सेक्स इन्वॉल्व होगा, फीमेल्स इन्वॉल्व होंगे। टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, 47, 48 और 49। अगर ट्राइसोमी है तो 47, टेट्रासोमी है तो 48, पेंटासोमिक है तो 49। कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, यानी कि सेक्स लिंक्ड एन्यूप्लाइडी है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो है टॉल स्टैचर्ड होगी, जैसे नॉर्मली जो फीमेल की हाइट होती है उससे बड़ी होगी, लंबी कद की होगी, और इसका क्वारलिंग नेचर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स होने की वजह से ये भी क्या बनेगी, वैशी बनेगी, वाइल्ड बनेगी, तो ये क्वारलिंग नेचर होगा, जगडालू होगी, हाँ, मगर फर्टाइल होगी, और मेंटली मगर रिटार्डेड, गुस्से में होगी तो दिमाग से काम नहीं करेगी, तो दिमाग इसका अंडर डेवलप्ड होगा और ये क्या होगी, फर्टाइल। इसलिए हम वो नाम देते हैं सुपर, शाबाश, सुपर फीमेल्स। दैट वॉज ऑल अबाउट जो आज हमने पढ़ा था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मैं थोड़ा जल्दी आपको रिवाइज करना चाहता हूं कि एक्चुअली हमने क्या पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक था दैट वॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा है, पहला जो है वो है क्रोमोसोमल हमने पढ़ा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं 2 तरह के, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दूसरा है मेंडेलियन और जीन डिसऑर्डर्स। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है वो 2 तरह के है, वो एक क्रोमोसोमल एब्रेजन्स और दूसरा है एन्यूप्लाइडी। जो क्रोमोसोमल एब्रेजन्स है ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो होते हैं एक्चुअली क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की वजह से, यानी कि वो म्यूटेशन जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर होगी, जिसमें क्रोमोसोम की डिलीशन, डिप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन होगी। इसमें हमने 5 डिजीज पढ़े, क्राइडू-चैट सिंड्रोम, वॉल्फ-हॉर्श-हॉर्न सिंड्रोम, बुर्किट लिम्फोमा, CML क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, और हमने पढ़ा इसमें फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। ये थे क्रोमोसोमल एब्रेशंस। उसके बाद जो हमने पढ़ा दैट वाज एन्यूप्लाइडी, यानी कि हमने पढ़े क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी, यानी कि वो डिसऑर्डर्स, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। इसमें हमने एक ट्रिक पढ़ी कल से, एडवर्ड एंड जैकब सुपर डाउन है पटाकर
टर्न करो। यानी कि कल से हमने क्या देखा, एडवर्ड और जैकब जो है वो सुपर डाउन है, इससे उनको पटाकर हमें क्या करना है, टर्न करना है। इसमें हमने पढ़ा क्लाइनीफिल्टर्स, एडवर्ड्स, जैकब, सुपर फीमेल्स, डाउन्स, पेटाइज एंड टर्नर सिंड्रोम, यानी कि 7 डिसऑर्डर्स पढ़े, जिसमें 3 है ऑटोजोमल यानी कि डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18, पेटाइज सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13, यानी कि ये ऑटोजोम्स को होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है एलोजोमिक डिसऑर्डर, जिसको जो होता है एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम को। इसमें हमने 4 डिसऑर्डर्स पढ़े, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम, दैट्स अ ट्राइसोमी ऑफ एक्स यानी कि XY। इस तरह टर्नर सिंड्रोम ये होता है मोनोसोमिक, एक ही एक्स होता है 44 प्लस एक्स, इसमें एक क्रोमोसोम लॉस होता है। जैकब सिंड्रोम यह है सुपर मेल, जो उसमें है 2 Y क्रोमोसोम XYY, और सुपर फीमेल यह है एक्चुअली इसमें ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक या पेंटासोमिक एक्स होते हैं, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा एक्स होते हैं। ये 44 प्लस ट्रिपल एक्स, 44 प्लस टेट्रा एक्स, 44 प्लस पेंटा एक्स, तो इन्हें हम बोलते हैं सुपर फीमेल। सुपर फीमेल और जैकब सिंड्रोम जो सुपर मेल है ये होता है फर्टाइल, क्लाइनीफिल्टर्स और टर्नर्स क्या होता है, इनफर्टाइल। बाय दिस वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट वाज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जल्ल शानहू, हम पढ़ेंगे कौन से मेंडेलियन या जीन डिसऑर्डर्स। तो वहां देखेंगे ऑटोजोमल जीन डिसऑर्डर्स और एलोजोमिक जीन डिसऑर्डर्स। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, इजाज़त दीजिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर कहीं पे भी आपको लगता होगा कुछ डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, डेफिनेटली जो ये क्लास है इसमें बहुत सारी इश्यूज होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी दिस इज बेस्ट वन, क्योंकि जो लाइव क्लास होती है और जो ये वाली क्लास है इसमें हेल ऑफ डिफरेंस है। लेकिन ये हम कैसे ना सो वजदस रोहन सुट, इस वक्त समझिए आप, इस वक्त हालात कंडीशंस ऐसे हैं कि इससे ही काम चलाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी हालात ठीक हो, फिर से हमारे क्लास तो सब रिपीट किया जाएगा। लेकिन तब तक आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, और घर के अंदर जो स्पीड है इस वक्त, उस पर इस यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको ऑफलाइन में डाउनलोड कीजिए, उनको बार बार पढ़िए। जो मैं इनके नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ उनको पढ़िए। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जहाँ भी डाउट हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मुझे बोलिए। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा मैं कोशिश करूँगा वो कन्फ्यूजन दूर करने की। टिल देन हैव ए नाइस लर्निंग एंड हैव ए गुड डे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।